Assalamu alaikum students. Today we are going to start the chapter number 6 which is elements of research design. बेटे देखें कि हमने अभी तक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम रिसर्च के डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने देखा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया और उसके बाद हमें उसको नैरो डाउन करना पड़ता है इनटू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर हम क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू करते हैं ताकि हमें अपने टॉपिक के बारे में मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो गैदर हो जाएं। उसके बाद आपने देखा चैप्टर नंबर 5 में कि हम एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं जिसमें हम अपने वेरिएबल्स जो हमारे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है उनके दरमियान एसोसिएशन को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बेटे जब आपने इतना ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना एक रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सेट करना है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सेट करने का मतलब है ये नेक्स्ट स्टेप है जिसमें अब आपने अपने रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए जो रिक्विजिट डाटा है इसे गैदर करना है, इसको एनालाइज करना है ताकि आप अपनी प्रॉब्लम के एक सोल्यूशन तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इज़ अ ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर द कलेक्शन मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा क्रिएटेड टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट है या एक प्लान है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ताकि आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकें। ठीक है बेटे, रिसर्च डिज़ाइन में डिफरेंट तरह के इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट तरह के तरीक़ेकार हैं जो इश्यूज़ हैं जो कि आप रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जिनको फोकस करते हैं। इनमें इश्यूज़ रिलेटिंग टू डिसीजंस रिगार्डिंग द रिसर्च स्ट्रेटजीज़, इसमें आपको अपनी रिसर्च स्ट्रेटजी जो है वो बतानी पड़ती है कि आप एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करेंगी, सर्वेज को या केस स्टडीज़ को। ठीक है, इसके बाद बेटे द एक्सटेंट टू विच द स्टडी इज़ मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर, यानी कि स्टडी में रिसर्चर का इंटरफेरेंस कितना है, कितना स्टडी को मैनिपुलेट यानी कि चेंज किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है रिसर्चर की तरफ से। इन शॉर्ट रिसर्चर के हाथ में स्टडी कितने परसेंट है, कितनी इंटरफेरेंस है रिसर्चर की स्टडी में। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिसर्चर के कंट्रोल में होते हैं जबकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिसर्चर के कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो इसमें आपने सेकंड इशूज़ चीज़ पे देखना होता है, द एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस। उसके बाद बेटे लोकेशन देखनी होती है कि स्टडी स्टार्टिंग जो है वो हमारी किधर होगी, द लेवल एट विच द स्टडी विल बी एनालाइज, स्टडी जो है वो किस लेवल पे की जाएगी, यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो कौन होगा, और टेम्पोरल एस्पेक्ट्स यानी कि टाइम होराइजन देखा जाएगा कि एक टाइम पे की जाएगी या ओवर द ईयर्स एक कंटिन्यूस टाइम पीरियड पे की जाएगी। तो ये इश्यूज़ बेटे, ये डायग्राम आपके सामने बनी है, इसमें आपके सामने क्लियर है कि रिसर्च स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़, ग्राउंडेड थ्योरी, एक्शन रिसर्च, मिक्स्ड मेथड्स, ये आपके जो है रिसर्च स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। फिर एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस, रिसर्चर का इंटरफेरेंस कितना है, मिनिमल है। ठीक है, मैनिपुलेशन या कंट्रोल या सिमुलेशन यानी कि वो कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, साइमुलेशन भी कहते हैं, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता। स्टडी स्टार्टिंग जो है वो कंट्रीब्यूट होती हैं या नॉन कंट्रीब्यूट होती हैं, ये क्या होती हैं डिटेल से हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा यूनिट ऑफ एनालिसिस यानी कि जो पॉपुलेशन ऑफ स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, डायरेक्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि जो लोग मिला के डायरेक्ट्स कहलाते हैं, ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। ठीक है, मशीन्स हो सकती हैं जिन्हें आप एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बेटे टाइम होराइजन होता है, या तो आपकी वन शॉर्ट स्टडी होती है जिसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल लंबे अरसे की स्टडी होती है जो ओवर द ईयर या ओवर द टाइम पीरियड फैली होती है। ये आपके मेन इश्यूज़ हैं जिन्हें आप अपने रिसर्च डिज़ाइन में डिस्कस करते हैं। इन्हें डिस्कस करने के बाद बेटे इसके साथ साथ डाटा कलेक्शन मेथड्स आपने चूज़ करने होते हैं कि आपने इंटरव्यूज़ यूज़ करने हैं, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर्स, फिजिकल मेजरमेंट या अनऑब्ट्रूसिव मेजर्स, ये डिफरेंट तरह के डाटा कलेक्शन मेथड्स को हम डिटेल्स और चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिर सैम्पलिंग डिज़ाइन आपने अपना सेट करना है कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चूज़ करेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और उसके बाद आपने अपने वेरिएबल्स की मेजरमेंट करनी है जिसमें आप डिफरेंट तरह के आइटम्स को अपने वेरिएबल्स की स्केलिंग करते हैं, कैटेगराइजिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं। और एट द एंड डाटा एनालिसिस होगा जिसमें डाटा को आपने फील करना है कि आपका डाटा कितना जो है वो बेटर है, उसकी गुडनेस को चेक करना है कि वो कितना नॉर्मल है, और उसके बाद आपने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। तो बेटे ये सारे स्टेप्स फुल फ्लैज चैप्टर्स हैं जिनमें हम इन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेटे वो ये है कि रिसर्च डिज़ाइंस, ये जो सबसे पहला जो टॉपिक है रिसर्च स्ट्रैटेजीज़ के, एक रिसर्च डिज़ाइन डेवलप करते हुए आपने सबसे पहले जो है वो क्या देखना होता है कि आपने सबसे पहले अपने एक रिसर्च स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करनी होती है। तो रिसर्च स्ट्रैटेजीज़ क्या है, अ स्ट्रैटेजी इज़ अ प्लान फॉर अचीविंग अ सर्टेन गोल। आप सबको पता है कि स्ट्रैटेजी एक प्लान होता है
एक गोल को अचीव करने के लिए एक रिसर्च स्ट्रेटजी आपकी हेल्प करती है कि आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें और अपनी स्टडी के रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। आपने कौन सी रिसर्च स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड योर रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, आपके जिस तरह के जिस टाइप के आपके रिसर्च क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से आप सोचेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी, हमारा प्लान ऑफ एक्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है, और उसके अलावा आपने जो है वो डिफरेंट तरह के डाटा सोर्सेज और टाइम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए भी सोचना होता है कि हम किस तरह से कौन सी रिसर्च स्ट्रैटेजी को चूज़ करते हुए एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अब बेटे रिसर्च स्ट्रैटेजीज़ में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं उन्हें वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बेटे एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये जो आपने ऊपर हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड पढ़ा था रिसर्च का, इससे बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है। एक एक्सपेरिमेंट का मकसद ये होता है कॉजल रिलेशनशिप को स्टडी करना वेरिएबल्स के दरमियान, यानी इन शॉर्ट जब आप कॉजल स्टडी कर रहे होते हैं, आपने 3 तरह के टाइप्स पढ़ी थी कि या तो आपकी स्टडी एक्सप्लोरेटरी हो सकती है या डिस्क्रिप्टिव या कॉजल। तो इसमें जब आप कॉजल स्टडी कर रहे होते हैं जिसमें आप एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप या इम्पैक्ट को चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बेटे एक्सपेरिमेंट्स इस मकसद के लिए सूटेबल होते हैं और एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चंस के लिए ये लेस यूजफुल होते हैं। एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि रिसर्चर जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है, यानी कि चेंज करता है उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर चेक करने के लिए। यानी कि सपोज करें कि रिसर्चर डेलिबरेटली जो है वो एक वेरिएबल को चेंज करता है। जैसा आप सपोज करें चेक करना चाह रही हैं रिवॉर्ड सिस्टम का इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अब आप रिवॉर्ड सिस्टम को डेलिबरेटली चेंज कर सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को आप रिवॉर्ड दें, कुछ एम्प्लॉयज़ को आप नॉर्मल दें, कुछ एम्प्लॉयज़ को आप हाई रिवॉर्ड दें, और फिर आप इन ग्रुप्स की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने की कोशिश करें कि ये जो मैंने मैनिपुलेशन की है कि कुछ ग्रुप्स को रिवॉर्ड नहीं दिया, कुछ को थोड़ा दिया, कुछ को ज़्यादा दिया, तो इन तीनों की प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस आया है। इस तरह आपने ये रिवॉर्ड सिस्टम यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके चेंज करके उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर चेक करने की कोशिश की है। तो नॉर्मली जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन है उसकी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन सिंपलेस्ट किस्म का जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन है वो 2 ग्रुप होता है पोस्ट टेस्ट, जिसमें किया जाता है कि जिसमें आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक ग्रुप को आप ट्रीटमेंट देते हैं जबकि दूसरे ग्रुप को आप ट्रीटमेंट नहीं देते, और उसके बाद आप पोस्ट टेस्ट करते हैं, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सपोज करें कि आप एक ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें आप पीस वेजेस देते हैं कि जितने पीसेस बनाएंगे उतनी वेजेस मिलेंगी, जबकि दूसरे ग्रुप को आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, दूसरे ग्रुप को आप वो ऑरली वेज के हिसाब से पे कर रहे हैं। अब ये देखें कि ये जो वर्कर्स आपने जिनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं जिन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है, दूसरा वो ग्रुप है जिसे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, कोई इन्हेंसमेंट नहीं दी जा रही, कोई चीज़ नहीं दी जा रही। तो इस तरह से रिसर्चर एबल हो जाएगा कि वो बाद में देख सके कि इन दोनों ग्रुप की प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह बेटे देखें दिस इज़ कॉल्ड 2 ग्रुप पोस्ट टेस्ट स्टडी। तो एक्सपेरिमेंट्स इस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें रिसर्चर जो है वो अपने इंटरफेरेंस डाल के एक वेरिएबल को चेंज करता है, मैनिपुलेट करता है, और उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब बेटे देखें कि एक अगर तो आपके पास सर्कमस्टांसेस ऐसे हों जिसमें आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बड़ा स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन होता है यूज़ करने के लिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स हमेशा फिजिबल नहीं होते अप्लाइड रिसर्च में, जहाँ पे रिसर्चर जो है वो एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। आपको पता है अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें एक रिसर्चर के सामने एक प्रॉब्लम होती है और रिसर्चर ने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद उसको अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल अब अप्लाइड रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना बड़ा टफ है, यानी कि सपोज करें आपके सामने लो सर्विस क्वालिटी का इशू आ रहा है और आप अब आपको लगता है कि भाई कस्टमर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो लो सर्विस क्वालिटी है उसका इम्पैक्ट है कस्टमर रिटेंशन के ऊपर, यानी कि आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते जा रहे हैं और आपको लगता है उसकी वजह है लो सर्विस क्वालिटी। तब आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जानबूझ के अपने जो है वो एम्प्लॉयज़ को कहें कि आप लो सर्विस क्वालिटी दें ताकि हम इसका इम्पैक्ट चेक कर सकें कस्टमर रिटेंशन के ऊपर। तो इसलिए अप्लाइड रिसर्च में ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करें। हाँ, आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है आपके कस्टमर्स की रिटेंशन नहीं है कि आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपको लगता है इसकी वजह हमारी लो सर्विस क्वालिटी है, तो आप एक ग्रुप को कुछ एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें कि वो हाई सर्विस क्वालिटी दें और उसके बाद आप डिफरेंस को चेक कर सकते हैं कि भाई क्या आप कस्टमर्स में कोई फ़र्क आया, रिटेन रहे हैं या नहीं रहे। इस तरीके से आप कंपैरिजन कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अप्लाइड रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मसलन अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो फील कर रहे हैं, तो आप उनको ये तो नहीं होगा ना कि आप वर्कर्स को जानबूझ के हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस देंगे ताकि आप उनका इफेक्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकें। ठीक है, उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो इस वजह से बेटे देखें कि जो
अप्लाइड रिसर्च होती है, इसमें सम टाइम आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना जो है वो टफ हो जाता है। उसके बाद बेटे देखें कि आपके सामने एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का आपको इमीडिएट सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद बेटे सर्वे रिसर्च है। सर्वे इज अ सिस्टम फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम और अबाउट पीपल टू डिस्क्राइब, कंपेयर और एक्सप्लेन देयर नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। सर्वे एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, लोगों से कहते हैं कि वो डिस्क्राइब करें, कंपेयर करें और अपने नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर के बारे में बताएं। सर्वे बिजनेस रिसर्च में एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसकी वजह से रिसर्चर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह का डाटा जो है वो गैदर कर सकता है। सर्वेस नॉर्मली एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लोगों के इवेंट्स के सिचुएशंस के बारे में डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जिस तरह देखें बिजनेस के, अगर हम इन्वायरमेंट में देखें तो नॉर्मली हमें डिफरेंट तरह के जो इश्यूज होते हैं वो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस तरह के इश्यूज होते हैं जिनका हम आइडिया करना चाहते हैं। तो इस तरह हम जब एक लार्ज नंबर ऑफ सर्वेस कंडक्ट करके लोगों के व्यू पॉइंट्स को गैदर कर सकते हैं। बहुत से जो सर्वेज होते हैं वो ऑन टाइम सर्वेज होते हैं, कुछ सर्वेज जो है वो कंटिन्यूइंग भी होते हैं, जो आप ओवर टाइम पीरियड्स के हिसाब से करते हैं, यानी कि 5 साल तक आप करते रहते हैं, 2 साल तक आप करते रहते हैं और उनके रिजल्ट्स को आप एनालाइज करते हैं। तो सर्वे में नॉर्मली आप क्वेश्चनेयर बनाते हैं, क्वेश्चनेयर में आप क्वेश्चंस को एक तरीके से अरेंज करते हैं और उसके बाद आप वो रिस्पोंडेंट्स को देते हैं, रिस्पोंडेंट्स उन क्वेश्चनर्स को फिल करते हैं और इस तरीके से वो अपने आप को, अपने नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा सर्वे जो है वो इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी किया जा सकता है। इनकी डिटेल्स जो है वो हम फुल फ्लैज चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटे एथनोग्राफी है। एथनोग्राफी एक ऐसी रिसर्च स्टडी है जो कि एंथ्रोपोलॉजी से निकली है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जब रिसर्चर किसी कल्चर की डेली लाइफ को अंडरस्टैंड करना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है, रिकॉर्ड करना चाहता है, तो उस मकसद के लिए जो स्टडी की जाती है वो एथनोग्राफिक रिसर्च स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है। ठीक है, और उसके बाद उस कल्चर के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव डिटेल मिल जाती है। तो एथनोग्राफी जो है वो एक पर्टिकुलर कल्चर या एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में एंटर होने का नाम है। कि सपोज़ करें कि आप जो है वो न्यूयॉर्क के बैंकर्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो आप उनके क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे न्यूयॉर्क सिटी के जो बैंकर्स हैं उनकी डेली लाइफ को, वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह से वर्किंग सर अंजाम देते हैं, और इस तरह से आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उनके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव डिटेल जो है वो गैदर करेंगे। उनके ऑब्जर्विंग बिहेवियर्स के बारे में आप उनकी कन्वर्जेशंस को सुनते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि आप उस सोशल ग्रुप के बिहेवियर और कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकें इनसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके अंदर घुस के। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो एथनोग्राफिक से काफ़ी हद तक रिलेटेड है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है ये एक रिसर्च स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप एक पार्टिसिपेंट बन के किसी भी माहौल में तो ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एथनोग्राफी के बारे में कहा जाता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज़ द सोर्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो एथनोग्राफिक स्टडी कंडक्ट करने के लिए या एथनोग्राफिक डाटा कलेक्ट करने के लिए एज अ सोर्स जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों इंटरचेंजेबली जो है वो यूज़ होती हैं। ये दोनों जो है ये रिसर्च स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनका मकसद यही होता है कि आप स्पेंडिंग लॉन्ग पीरियड्स जो हैं वो स्पेंड करें लोगों को देखने में, उनके साथ बातचीत करने में, उनके साथ काम करने में, और इस तरह से आप उनके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग गैदर करें सोशल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो एथनोग्राफी जो है वो नॉर्मली ज़्यादा इंक्लूसिव होती है, इसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है वो एक तरीक़ेकार है, प्राइमरी सोर्स है एथनोग्राफिक डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है इसमें आप लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट करके, तो वो जगह जहाँ पे एथनोग्राफी हो रही होती है, वो जगह जहाँ पे एक पर्टिकुलर कल्चर, एक पर्टिकुलर लाइफ जो है वो चल रही होती है, वहाँ पे आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पे इन्वॉल्व होकर आप डिफरेंट तरह के जो इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, उनकी सेटिंग्स में काम करके आप उनके बारे में डिटेल को गैदर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बेटे केस स्टडीज़ आ जाती हैं। केस स्टडीज़ जो है इनका नॉर्मली मकसद जो होता है वो ये होता है कि रियल लाइफ सिचुएशंस को डिफरेंट एंगल्स एंड पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, कि मसलन देखें कि केस स्टडीज़ फोकस ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इवेंट और एक्टिविटी। आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इवेंट या एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, जिस तरह किसी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, आपके जो केस हैं वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं जिन्हें आप स्टडी करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकती हैं, सिचुएशन हो सकती हैं। तो केस स्टडी का नॉर्मली मकसद जो है वो ये होता है कि जो भी प्रॉब्लम है आप उसके बारे में एक क्लियर पिक्चर ऑब्टेन करना चाहते हैं, किस तरह से आप रियल लाइफ सिचुएशन को डिफरेंट एंगल्स और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, डिफरेंट तरह के डाटा कलेक्शन मैथड्स को सामने रखते हुए, और इस तरीके से आप उसने अपनी मेन प्रॉब्लम की एक क्लियर पिक्चर को अपने सामने लेके आने की कोशिश करते हैं।
तो इस केस स्टडी इज़ अ रिसर्च स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स एन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्टेम्प्रेरी फिनोमिना। कॉन्टेम्प्रेरी कहते हैं प्रेजेंट, फिनोमिना कहते हैं प्रॉब्लम को, कि आपको जो प्रेजेंटली प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आप उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं विद इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट तरह के डाटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ करते हुए। तो केस स्टडी में आपके सामने सपोज करें आपके ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम आ गई है, तो अगर आप इस तरह की केस स्टडीज डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सप्लोर करें, कौन कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने केस स्टडी को जो एब्सेंटिज्म को फेस किया और किस तरह से उनके सीईओज ने एब्सेंटिज्म के रेट को कम किया, क्या क्या उन्होंने तरीक़ेकार यूज़ किए, डाटा कलेक्शन मैथड्स यूज़ किए। तो ये सारा तरीक़ेकार जिसमें आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इवेंट या एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके, कि आप डिफरेंट तरह के जर्नल्स जो हैं वो पढ़ते हैं जिसमें सीईओज ने अपने एक्सपीरियंस जो है वो लिखे होते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम आ गई थी और हमने इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। और मल्टीपल डाटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप रियल लाइफ से इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम है तो आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, वहाँ के सीईओ से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई आपने एब्सेंटिज्म को कैसे कोप किया, आपने कैसे कोप किया। और इस तरह डिफरेंट तरह के मल्टीपल डाटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप रियल लाइफ में से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं, आप केस स्टडी में भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके पास प्रीवियस लिटरेचर में, प्रीवियस केस स्टडीज़ में हाइपोथेसिस मौजूद नहीं है तो आपके लिए उन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके बाद बेटे ग्राउंडेड थ्योरी है। ग्राउंडेड थ्योरी एक सिस्टमैटिक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है टू डेवलप एन इंडक्टिवली ड्राइव थ्योरी फ्रॉम द डाटा, जिसमें आप एक पर्टिकुलर डाटा से एक जनरल डाटा थ्योरी की तरफ जाते हैं। इसे कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन में आप क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर फैक्ट से एक जनरल थ्योरी की तरफ आप जाते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी के जो है वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो है वो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग एंड कांस्टेंट कंपैरिजन है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग क्या होता है कि इसमें द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर जनरेटिंग थ्योरी वेयर बाय द एनालिस्ट जॉइंटली कलेक्ट्स कोड्स एंड एनालाइज द डाटा एंड डिसाइड्स व्हाट डाटा टू कलेक्ट नेक्स्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, ऐसा डाटा कलेक्शन का तरीक़ेकार है जिसमें एक एनालिस्ट जो है वो डाटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और उसके बाद देखता है कि इस डाटा से रिलेटेड मुझे नेक्स्ट कौन सा डाटा चाहिए, कहाँ से उसको फाइंड करना है, और इस तरह से वो थ्योरी को लेके आ जाता है, थ्योरी इमर्ज हो जाती है। ठीक है, कांस्टेंट कंपैरिजन में आप क्या करते हैं, यू कंपेयर डाटा टू अदर डाटा, आप एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ कंपेयर करते हैं। आफ्टर द थ्योरी हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस, जब आप इस तरह का कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि दो लोगों की इंटरव्यूज़ को आप आपस में कंपेयर करते हैं, इससे आपके सामने कुछ थ्योरी आ जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद आप मज़ीद न्यू डाटा जो है वो गैदर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ बैड फिट बिटवीन डाटा, अगर इंटरव्यूज़ के दरमियान फिट नहीं है, यानी कि एक पर्सन कोई और बात कर रहा है, दूसरा पर्सन कोई और बात कर रहा है, ठीक है, तो आप जो है वो इनको अलग कर देते हैं, कैटेगराइज करते हैं और उसके बाद अपनी थ्योरी को मॉडिफाई करते रहते हैं तब तक जब तक आपकी थ्योरी और आपका डाटा जो है वो मैच ना कर जाए, फिट ना हो जाए। तो ये बेटे ग्राउंडेड थ्योरी एक ऐसा तरीक़ेकार है, इसमें आप जो भी मेथड यूज़ करें, चाहे आप थ्योरेटिकल सैम्पलिंग का तरीक़ेकार यूज़ करें, चाहे आप कांस्टेंट कंपैरिजन का, इसमें आपका मकसद ये होता है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट से, यानी कि सपोज करें एब्सेंटिज्म एक प्रॉब्लम है, आप एब्सेंटिज्म के बारे में एक थ्योरी लिखना चाहते हैं जिसमें आप बताना चाहते हैं कि एब्सेंटिज्म में कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय से जो है वो क्वेश्चंस करके, इंटरव्यूज़ करके जो डाटा आपको मिलता है आप उसे लिखें, दूसरे एम्प्लॉय से करें, उन दोनों को कंपेयर करें, क्या दोनों का डाटा मैच कर रहा है, एक थ्योरी बन गई है। फिर आप तीसरे से इंटरव्यू लें, तीसरा आपको कोई नई बात बता सकता है, चौथे से लें। इस तरह से आप कंपैरिजन करते करते पीसीस को आपस में जोड़ते जाते हैं और आपके सामने एक थ्योरी बन के जो है वो सामने आ जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी। ये इंडक्टिव तरीके से एक थ्योरी जनरेट करने के लिए आप इस मेथड को यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटे एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च जो है वो समटाइम्स कंसल्टेंट्स जो है वो इसलिए करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्ड चेंज लेके आना चाहते हैं, ठीक है, आपने मैनेजमेंट में चेंज की दो टाइप्स पढ़ी होंगी, अनप्लान्ड एंड प्लान्ड। जब आप एक प्लान्ड चेंज लेके आना चाहते हैं, सपोज करें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ये एक प्लान्ड चेंज है, तो इस मकसद के लिए आपको जो रिसर्च स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी वो एक्शन रिसर्च है।
यहाँ पे रिसर्चर एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट लेता है। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि यू वांट टू इम्प्लीमेंट द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और आपको लगता है कि एम्प्लॉयज़ इसे हेजिटेट करेंगे, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम है। आप उसके लिए रेलिवेंट डाटा गैदर करते हैं अपनी प्रॉब्लम सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से वर्कर्स हेजिटेट कर रहे हैं। फिर आपको लगता है कि भाई वर्कर्स हेजिटेट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं होंगे इस टेक्नोलॉजी के साथ। आप उसका सोल्यूशन लेकर आएँ कि आपको उनको ट्रेनिंग देनी है, उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें विद द नॉलेज दैट देयर मे बी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज फॉलोइंग सच इम्प्लीमेंटेशन। आपको पता होता है कि ये जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इसके बहुत से नतज हमारे सामने आ सकते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जो नतज आपके सामने आते हैं आप उन्हें इवेलुएट करें, डिफाइन करें, डायग्नोस करें, और इस तरह रिसर्च चलती रहती है अनटिल कि आपको आपकी प्रॉब्लम फुली रिजॉल्व हो जाए। यानी कि आपको लगता है कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग देने के बावजूद एम्प्लॉयज़ की हेजिटेंस जो है वो ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। तो आप जो है वो एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन, पे स्केल, इस तरह के तरीके का साथ साथ यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, और इस तरह से आप करते रहते हैं जब तक कि आपकी प्रॉब्लम फुली रिजॉल्व ना हो जाए। जब तक ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल ना हो जाए, एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल ना हो जाए, एक्शन रिसर्च कंटिन्यू रहती है। तो एक्शन रिसर्च एक कॉन्टीन्यूस इवॉल्विंग प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन देते हैं, उसके इफेक्ट्स को देखते हैं, न्यू सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और इस तरह आप कॉन्स्टेंटली जब तक एक प्योर सोल्यूशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ जाता आप इसको रिपीट करते रहते हैं। तो ये बेटे डिफरेंट तरह की रिसर्च स्ट्रैटेजीज थी, ठीक है। कल हम सेकेंड एलिमेंट पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन का, एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस।